Hello students, welcome to our second class on force and laws of motion. So the last class we have discussed about the Galileo's experiment on inclined plane, right? So आज हम discuss करेंगे about the famous Newton's law of motion, and first of all we will go with the first law of motion. सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जानने से पहले हम फिर से रिकॉल करते हैं कि गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट क्या था। गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, गैलीलियो ने एक बॉल एक इंक्लाइन प्लेन में रखा था। तो इंक्लाइन प्लेन से जब उसने छोड़ दिया तो दूसरे इंक्लाइन प्लेन की तरफ जब वो ऊपर उठने लगा तो बॉल कितनी हाइट तक जाता था, जहां से जिस हाइट से उस बॉल को छोड़ा गया था दूसरे इंक्लाइन प्लेन में वो उतनी ही हाइट तक बॉल जाता था। अगर इंक्लाइनेशन चेंज कर दिया उस सरफेस का तो क्या हुआ था, फिर भी वो बॉल उतनी ही हाइट तक जाता था। तो जब वो इंक्लाइनेशन घटाते घटाते वो सरफेस को लेवल कर दिया ग्राउंड के साथ, यानी पैरेलल टू द ग्राउंड कर दिया, तो क्या हुआ, बॉल इंफिनिटी तक सीधा जा रहा था। तो इससे गैलीलियो ने क्या कंक्लूजन किया था, तो गैलीलियो का कंक्लूजन ये था कि जब कोई बॉडी रेस्ट में होता है और कोई अनबैलेंस फोर्स उसमें एक्ट ना करे, देन द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, यानी बॉडी रेस्ट में रह जाएगा। और बॉडी अगर मूविंग कंडीशन में है इन ए यूनिफॉर्म स्पीड और कोई अनबैलेंस फोर्स उस मूविंग बॉडी पर एक्ट ना करे तो वो अपना सेम मूवमेंट कंटिन्यू करता रहता है इन द सेम स्पीड इन द फिक्स डायरेक्शन, यानी सेम वेलोसिटी में वो हमेशा जाता ही रहेगा। और अगर कोई अनबैलेंस फोर्स उस बॉडी पर एक्ट करे, चाहे वो रेस्ट में हो या फिर मूविंग हो, देन द बॉडी विल एक्सेलरेट, यानी बॉडी एक्सेलरेशन अटेन कर लेगा। तो अब हम जानेंगे अबाउट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने गैलीलियो के इसी एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन्स को लेकर ध्यान में रखते हुए न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जारी किया था। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, वो क्या कहता है? So, what is Newton's first law of motion? Newton's first law of motion states that an object remains in the state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change the state by an external unbalanced force. जैसे कि गैलीलियो में ही हमें पता चल गया था कि बॉडी में कोई अगर अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे तो वो रेस्ट में ही रहता है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में ही मूव करता रहता है। तो उसी को न्यूटन ने बताया है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन में हो या फिर मोशन में हो तो इन अ स्ट्रेट लाइन वो अगर मोशन में हो या कोई भी अगर मोशन में हो, अनलेस वहां पर कोई आप एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अगर उस ऑब्जेक्ट को ना दे तो वो हमेशा उसी पोजीशन में ही रहेगी। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हो कि यहाँ पर एक फूल है, तो ये फूल जैसे है वैसे ही रहेगा अगर कोई हवा का झोंका अगर आके इसे मूव ना करे, राइट। और यहां पर देख सकते हो इस दूसरे एग्जाम्पल में है एक केक या फिर एक पेस्ट्री। तो ये पेस्ट्री को जब आपको खाना होगा तो इस पेस्ट्री को खाने के लिए आपको पहले इस चम्मच से इस पेस्ट्री को खुद उठाना पड़ेगा, ना कि ये पेस्ट्री खुद ब खुद आके आपके मुंह पर चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये पेस्ट्री अभी रेस्ट में है, इसका मतलब है ये रेस्ट में ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस आप इसमें कोई फोर्स डालो, यानी इस केक को अपने चम्मच से फोर्स डाल के लेकर अपने मुंह तक ले आओ, या तभी वो मूव करेगा, अदरवाइज ये मूव नहीं करेगा। तो न्यूटन का लॉ यही कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो हर बार रेस्ट में ही रहेगा अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स इसमें ना डाले। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो उस ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को चेंज करने के लिए भी आपको एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाना होगा। जैसे कि जब आप गाड़ी चलाते रहते हो और आपको रुक जाना हो तब आप क्या करोगे, न्यूटन्स लॉ कहता है कि अगर गाड़ी चलती रहेगी तो हमेशा चलती ही रहेगी, वो रुकने वाला नहीं है अनटिल एंड अनलेस एक एक्सटर्नल फोर्स आपको उस ऑब्जेक्ट पर डालना पड़ेगा, उस गाड़ी पर एक एक्सटर्नल फोर्स, एक ऐसा फोर्स डालना पड़ेगा
देगा जिसके कारण वो गाड़ी रुक जाए। तो गाड़ी को रोकने के लिए आप क्या करते हो, ब्रेक मारते हो, वो है एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जिसके कारण चलती गाड़ी रुक जाती है, अदरवाइज गाड़ी नहीं रुक पाती। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कहता है। इससे आपको क्या पता चला कि एक ऑब्जेक्ट जिस स्टेट पर पहले होता है उसी स्टेट पर हमेशा रहना चाहता है। जैसे कि अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो उस ऑब्जेक्ट को सिर्फ रेस्ट पोजीशन में रहने में ही मजा आता है, यानी वो सिर्फ रेस्ट ही करना चाहता है। और अगर वो ऑब्जेक्ट अगर मूव करता रहे, यानी वो ऑब्जेक्ट मूव ही कर रहा है, तो वो हमेशा मूव ही करना पसंद करता है, यानी वो हमेशा मूव करना ही चाहता रहता है, वो रुकना नहीं चाहता या फिर अपना मोशन चेंज नहीं करना चाहता। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कहता है और इसी से हमारा एक नया कॉन्सेप्ट ध्यान में आता है, वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या है, व्हाट इज इनर्शिया, चलो ये जानते हैं। इनर्शिया का मतलब है वो बॉडी का जो एक टेंडेंसी होता है, एक अनडिस्टर्ब्ड बॉडी का एक टेंडेंसी होता है कि अगर वो रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर मोशन में होता है तो हमेशा मोशन में ही रहना चाहता है। तो ये जो टेंडेंसी होता है उस बॉडी का, उस ऑब्जेक्ट का, तो उसे ही हम कहते हैं इनर्शिया। और इसी के कारण न्यूटन फर्स्ट लॉ को भी हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया दोनों एक ही है, तो दोनों का मीनिंग एक ही है, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ भी हमें कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, और अगर कोई बॉडी मूवमेंट में है, मोशन में है, तो वो मोशन में रहना चाहता है, अनटिल एंड अनलेस कोई एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर एक्ट ना करे। तो इनर्शिया भी का मतलब भी वही है कि वो उस बॉडी का जो एक टेंडेंसी होता है, एक अनडिस्टर्ब्ड बॉडी का एक टेंडेंसी होता है कि वो अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है। और मोशन कौन सी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में है वो पहले से उसी डायरेक्शन में ही रहना चाहता है, वो अपना डायरेक्शन भी चेंज नहीं करता है। तो इनर्शिया का मतलब यही है, और न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। चलो इनर्शिया के बारे में हम थोड़ा और डिटेल्स में जानते हैं कि इनर्शिया कब बदलेगा। कि अगर आप सोचो कि कौन सा बॉडी ज्यादा अपने स्टेट पर पहले से ज्यादा रहना चाहता है, मतलब जैसे कि आप सोचो कि एक आपके पास एक बड़ा सा पत्थर है, रॉक है जो बहुत बड़ा वाला, और एक छोटा सा हाथ में ले सकने वाला एक पत्थर है। आप कौन से पत्थर को आप इजीली मूव कर पाओगे, एक बड़े वाले पत्थर को आप इजीली मूव कर पाओगे या एक छोटे से पीबल को आप अच्छे से मूव कर पाओगे? ऑब्वियसली आप छोटे से पत्थर को आप आसानी से मूव कर पाओगे। इसका मतलब क्या है, आप ऑलरेडी जो एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है, इनर्शिया का मतलब है वो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहता है। तो इसका मतलब क्या है, वो छोटा पीबल भी एक रेस्ट में ही रहना चाहता है और ये बड़ा रॉक भी रेस्ट में ही रहना चाहता है। लेकिन क्या होता है, आप आसानी से उस छोटे पीबल को मोशन में डाल देते हो, लेकिन उस बड़े से पत्थर को आप आसानी से मोशन में नहीं डाल सकते। तो इसका मतलब क्या है, किसी एक का इनर्शिया ज्यादा है, राइट, कि उसका टेंडेंसी रेस्ट में रहने का टेंडेंसी ज्यादा है। कौन से वाले पत्थर का रेस्ट में रहने का टेंडेंसी ज्यादा है, उस बड़े से पत्थर का रेस्ट में रहने का टेंडेंसी ज्यादा है उस छोटे से पत्थर के मुकाबले, राइट। तो इसका मतलब क्या है, उस बड़े से पत्थर का इनर्शिया ऑफ रेस्ट ज्यादा है, किसके मुकाबले, उस छोटे से पत्थर के मुकाबले। चलो एक दूसरा एग्जांपल भी देखते हैं। तो इस बार हम जानेंगे कि कोई एक अगर बॉडी मोशन में है पहले से ही, तो उसका इनर्शिया हम कैसे देखें, किसका इनर्शिया ज्यादा होगा। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, कौन से ऑब्जेक्ट को हम इजीली स्टॉप कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखोगे कि पहले कि आपके पास एक हाथी है, बड़ा सा हाथी दौड़ के आपके पास आ रहा है और आपको उसे स्टॉप करना है अपने हाथों से। क्या आप उसे अपने हाथों से एक झटके में रुका सकते हो, या कुछ भी हो आपके पास, सोचो एक बड़ा सा गाड़ी ही हो, एक कार हो आपके पास, और उस कार से भी आप उस हाथी को रोकना चाहते हो, क्या आप आसानी से उस हाथी को रोक पाओगे?
जी बिल्कुल नहीं। ऑब्वियसली वो हाथी अगर आप पर अटैक करे तो आप पर भी कुछ नुकसान हो सकता है। और अगर सोचो कि इस बार आपके पास एक साइकिल है और साइकिल चलती आ रही है आपके फ्रंट में और आप उस साइकिल को अपने गाड़ी से रोकना चाहते हो, क्या उस साइकिल को आप रोक पाओगे आसानी से? ऑब्वियसली उस साइकिल को आप बड़े आसानी से अपने हाथों से भी रोक पाओगे। अगर वो साइकिल स्लो करके आ रही है आपके पास में तो आप हाथों से भी उस साइकिल को हो सकता है कि आप रोक पाओ। क्या इसका मतलब क्या है? आप कौन से वाले बॉडी को ज्यादा पहले आप रोक पाओगे? ऑब्वियसली हाथी को रोकने में आपको ज्यादा ताकत लगेगा और साइकिल को रोकने में आपको कम ताकत लगेगा, राइट? अगर आपके पास हाथी से भी ज्यादा बड़ा मतलब एक बड़ा सा पत्थर या फिर कुछ ऐसा हो जिससे आप रोक पाओ, तो आप हाथी को उससे रोक सकते हो। लेकिन एक छोटे से यानी एक साइकिल के समान चीज से आप अगर साइकिल को रोको तो साइकिल तो रुक जाएगी, क्या हाथी रुकेगी? हाथी को रोकना साइकिल के मुकाबले चीजों से मुश्किल है। यानी क्या है, हाथी का क्या ज्यादा है? ऑब्वियसली पहले भी हमने देखा था एक रॉक में जिसमें मास ज्यादा है उसको मूव करने में हमें तकलीफ होती है। लेकिन अगर कोई पतला चीज हो जिसका मास बहुत कम हो उससे हम आसानी से मूव कर पाते हैं, राइट? तो क्या होता है, इसका मतलब क्या है? जिसका मास ज्यादा है उसमें इनर्शिया ज्यादा है और जिसका मास कम है उसमें इनर्शिया कम है। उसी तरह एक मूविंग ऑब्जेक्ट में भी अगर वो बहुत ही फास्ट और बहुत ही बड़ा है, बहुत ज्यादा मास है उसका, अगर वो मूव करते करते आपके पास आ रहा है और आप उसको रोकना चाहते हो तो आप आसानी से उसे रोक नहीं सकते। वो हमेशा मोशन में ही रहना चाहेगा, वो बड़ा सा ऑब्जेक्ट को आप आसानी से नहीं रोक पाते। लेकिन एक साइकिल जैसे पतली चीजों को आप आसानी से रोक सकते हो। वो अगर मूव करते करते आपके पास आ जाए तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा, आप उस साइकिल को रोक पाओगे लेकिन उस हाथी को रोक नहीं पाओगे। इसका मतलब क्या है, हाथी का मास ज्यादा है और साइकिल का मास कम है, और जिसका मास ज्यादा होता है उसका इनर्शिया भी ज्यादा होता है, जिसका मास कम होता है उसका इनर्शिया कम होता है। इनर्शिया का मतलब क्या है? टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन मोशन और टू स्टे इन रेस्ट पोजीशन, राइट? तो आपको क्लियर है इनर्शिया क्या है? हमने अभी अभी क्या ऑब्जर्व किया कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन में है और उसका मास कम है तो उसे हम आसानी से मूव कर सकते हैं। अगर कोई रेस्ट पोजीशन में कोई बहुत भारी सा ऑब्जेक्ट है तो उसे हम आसानी से मूव नहीं कर सकते हैं। और दूसरी छोर पर अगर हमने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है, मोशन में है और उसका मास अगर कम है तो हम उसे आसानी से रोक सकते हैं। लेकिन अगर उसी जैसे मूवमेंट में, मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट हो और उसका मास बहुत ज्यादा हो, जैसे हाथी या फिर कोई ट्रेन अगर चलती आ रही हो तो आप उसे आसानी से नहीं रोक सकते क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है। तो इन सब से हमने क्या पता लगाया था कि अगर किसी भी चीज का मास कम है तो उसका इनर्शिया भी कम है, अगर किसी भी चीज का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा है। दैट मीन्स दीज आर द कपल ऑफ थिंग्स दैट वी हैव ऑब्जर्व, दैट object of less mass are easier to move, object of more mass are difficult to move, and vice versa for stopping also. But we have also recognized that object with less mass have less inertia and object with more mass have more inertia. Now let's come to the types of inertia. So what are the different types of inertia? अब तक हमें पता चल ही गया है कि बॉडी मूव कर सकता है यानी मोशन में है, बॉडी रेस्ट में हो सकता है, तो इन दोनों का इनर्शिया तो फिक्स्ड है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि वो डायरेक्शन भी सेम में ही हमेशा रहना चाहता है। कोई अगर ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में भी मूव करना चाहता है। इसका मतलब देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। नाउ लेट अस सी व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वैसे रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट तो हमें पता चल ही गया है, फिर भी एक बार देख ही लेते हैं। सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रिमेन इन रेस्ट अंटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। ये ज्यादा नेसेसरी नहीं है, लेकिन इनर्शिया ऑफ रेस्ट है
कि वो ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहता है। जैसे कि आपने उस पत्थर में देखा था, पत्थर में क्या देखा था कि पत्थर, बहुत बड़ा सा पत्थर रेस्ट में है, लेकिन आप उसे मूव करना चाहो तो भी आसानी से मूव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसका टेंडेंसी क्या है, वो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहता है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ में इनर्शिया ऑफ रेस्ट का पार्ट यही है कि कोई अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। तो अब आते हैं हम इनर्शिया ऑफ मोशन में। सो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रिमेन इन द सेम मोशन। रिमेन इन द सेम मोशन मतलब इन द सेम मोशन मतलब इन द सेम वेलोसिटी। इन द सेम वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन, राइट? दिस इज द इनर्शिया ऑफ मोशन। सो इनर्शिया ऑफ मोशन हम कहाँ ऑब्जर्व कर पाते हैं? आप जब बस में कहीं जा रहे होते हो, जैसे कि आप सोचो कि आप बस में मिशन चारियाली से तेजपुर बस स्टॉप तक जा रहे हो, तब क्या होता है, बस कभी कभी ब्रेक लगाती है, राइट? तो बस चलती बस में जब ब्रेक लगती है तो आपका क्या होता है, जब आप सोचो कि बस में खड़े हो या फिर बैठे भी होते हो, तब भी होता है कि आप जब बस ब्रेक लगाती है तो आप आगे चले जाते हो, राइट? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका बॉडी का टेंडेंसी क्या होता है, क्योंकि बस मोशन में है, इसका मतलब है बस के अंदर अगर आप हो, आप भी मोशन में ही हो। अगर आप मोशन में हो तो आपका टेंडेंसी, इनर्शिया क्या कहता है कि आप मोशन में ही रहना चाहते हो। तो जब बस ब्रेक लगाती है, झट से ब्रेक लगा देती है, तो क्या होता है, आपका बॉडी भी मोशन में ही रहना चाहता है, लेकिन एक एक्सटर्नल फोर्स एक ऐसा आ जाता है जिसके कारण आप रुक जाते हो। लेकिन आपका बॉडी का टेंडेंसी क्या होता है? आगे जाने का ही होता है, मोशन में ही जाने का होता है। इसीलिए आप ब्रेक लगाने से झट से आप आगे चले जाते हो। तो यही है इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल। नाउ लेट्स कम टू द इनर्शिया ऑफ direction, yani the tendency of the body to remain in the same direction, right? What are the examples of inertia of direction that you see in our day to day life? Suppose you are going towards a place whose roads are zigzag like the curved roads that you see from Porwa towards the Tejpur University road, right? They are really very curved roads, right? So जब बस उस रास्ते से जाती है और जब आपको वो टर्न, शार्प टर्न मिलता है और आप बस में बैठे हुए होते हो, तो जब बस लेफ्ट टर्न लेता है तो आपका बॉडी किस तरफ जाता है? आपका बॉडी राइट में रहने की टेंडेंसी दिखाता है, राइट? यू आर थ्रोन आउट ऑफ द बस, राइट, टुवर्ड्स द विंडो सीट। इफ यू आर सिटिंग इन अ विंडो सीट एंड यू आर टर्निंग टुवर्ड्स लेफ्ट, right, the bus is turning towards left, then you are thrown out towards right. Why does this happen? This is the inertia of direction. That means the inertia of direction is that the body want to be in the same direction as it was before taking the टर्न, राइट? बिफोर टेकिंग द टर्न, टर्न के बाद क्या हुआ, बस लेफ्ट टर्न, लेफ्ट साइड चली गई, लेफ्ट डायरेक्शन में गई, लेकिन आपका बॉडी कौन से डायरेक्शन में है? सीधे डायरेक्शन में था, जो लेफ्ट के राइट पोजीशन में हो जाएगा। इसीलिए यू फील लाइक यू आर थ्रोन आउट ऑफ द बस। So this is inertia of direction. Similarly, in the previous class example, we have seen that in the uniform circular motion, right? What did we see there? एक लड़की क्या है, पेंडुलम को ऐसे हाथ में घुमा रही थी, right? जो घुमाते क्या हुआ, किसी ने वो पेंडुलम काट दिया या फिर वो हाथ से छूट गया, तो क्या होगा, वो पेंडुलम कौन से डायरेक्शन में जाएगा? ऑब्वियसली द पेंडुलम गोज इन द tangential direction. So what is the direction of the motion in a circular path? You know, it is the tangential direction, right? So the body wants to remain in the same direction. Otherwise, if the inertia of direction would not have been there, then the body would have been rotated in the same circular path even after cutting the rope, right? अगर कोई इनर्शिया ऑफ टेंडेंसी ऑफ डायरेक्शन नहीं होता, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन नहीं होता, तो वो सर्कुलर मोशन में ही ऑब्जेक्ट घूमता रहता, वो काटने के बाद भी, राइट? लेकिन ऐसा नहीं होता है। द बॉडी वांट्स टू बी इन द सेम डायरेक्शन एज इट वाज बिफोर,
Like in this case, the direction was at the end, direction was in the tangential direction. So what happened? The body went in the tangential direction. Okay, so this was about Newton's first law of motion. It is also called the law of inertia. So next class we will be discussing about the momentum and second law of motion.